हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। तो मैं आया हूँ आप लोगों के साथ एक और नई वीडियो में। हमने लास्ट वीडियो में अपनी प्रागैतिहासिक स्थलों के बारे में कुछ बातें की थी, जिसमें हमने अल्मोड़ा, चमोली, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ के कुछ क्षेत्रों के बारे में अध्ययन किया था। जिसमें हमने सबसे पहले लापू उडियार, ग्वारखिया उडियार, किमनी गांव, मलारी गांव, बेथाप, फालसीमा आदि कुछ प्रागैतिहासिक स्थलों के बारे में बात की थी। आज हम बात करेंगे उत्तराखंड के कुछ पुरा प्रजातियों के बारे में। उत्तराखंड की पुरा प्रजातियां। आज हम बात करेंगे उत्तराखंड की कुछ पुरा प्रजातियां। देखिए, पुरा प्रजातियां क्या होती हैं? जो प्राचीन समय में उत्तराखंड के जो क्षेत्र है, उत्तराखंड का जो क्षेत्र है, वर्तमान उत्तराखंड का जो क्षेत्र हम मानते हैं, उस क्षेत्र में जो प्राचीन समय में जो जो जातियां, जो जो जनजातियां निवास करती थी, उन्हें हम पुरा प्रजाति के नाम से जानते हैं। जिसमें हम सबसे पहले देखते हैं उत्तराखंड में सर्वप्रथम किस जाति का किन लोगों का उल्लेख मिलता है। तो सर्वप्रथम यहाँ पे मिलता है कोल। कोल जाति का सर्वप्रथम उत्तराखंड में निवास करने का हमें उल्लेख मिलता है। जो कोल शब्द है, यह शब्द मिला है आपका मोहनजोदड़ो शिलालेख से। मोहनजोदड़ो शिलालेख से क्या मिला हमें? कोल शब्द का या फिर कोली शब्द का क्या है, नाम का पता चलता है, जो उत्तराखंड के क्षेत्र में निवास कर रही थी जो जनजाति। जो ये मोहनजोदड़ो शिलालेख है, ये एक सूर्यवंशी राजा थे। सूर्यवंशी राजा मंधाता का है। सूर्यवंशी राजा मंधाता का एक मोहनजोदड़ो शिलालेख मिला, जिसमें हमें क्या है, कुल 10 प्रजातियों का या कुल 10 जातियों का उल्लेख मिलता है। कुल 10 जातियों का उल्लेख प्राप्त होता है, जिसमें सबसे पहले थे मल्ला, जनक, विदेही, कोली, लिच्छवी, मौर्य, अहिर और वज्जी। कौन कौन सी 10 जातियां थी? मल्ला, जनक, विदेही, मल्ला, जनक, विदेही, कोली, अहिर, वज्जी। कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6। हमने लिखा मल्ला, जनक, विदेही, कोली, लिच्छवी, मौर्य, अहिर और वज्जी। 8 ये है, 2 मैं स्किप कर रहा हूं। 2 का नाम मुझे याद नहीं आ रहा अभी, लेकिन 8 जातियां ये थी, जिनमें एक नाम हमें मिला है, कोली शब्द जो मिला है। इसी कोली शब्द से हमने क्या कर दिया है, कोल जाति के बारे में पता किया है। जो कोल जाति है, इसे किस नाम से जाना गया था? कोली नाम से जाना गया था। इसके साथ ही जो कोली जाति है या कोल प्रजाति है, यह उत्तराखंड या फिर उत्तर भारत की सर्वाधिक पुरा प्रजातियों में से एक है। अगर हम कोल जनजाति के बारे में बात करें, पहले तो हमने देखा इसकी उल्लेख कहां से मिला, तो ये मिला मोहनजोदड़ो के शिलालेख से, जो एक सूर्यवंशी शासक मंधाता का था। इसके अलावा जो कोल जाति है, उत्तराखंड या फिर हम कहें उत्तर भारत की सर्वाधिक पुरा प्रजाति, यानी उत्तराखंड या फिर उत्तर भारत का जो क्षेत्र है, यहां पे निवास करने वाले लोगों में सबसे पहले कौन से लोग थे? आपके कोल जो जाति थी, ये यहाँ पे सबसे पहले निवास करती थी।
इसीलिए इसे उत्तराखंड या फिर उत्तर भारत की सर्वाधिक पुरा प्रजाति माना जाता है या फिर कहा गया है। इसके अलावा शिव प्रसाद डबराचारण के अनुसार उत्तराखंड के अनेक स्थानों पर शिव प्रसाद डबराल के अनुसार उत्तराखंड के अनेक स्थानों पर अभी भी जो क्या है कोल शब्द है, कोल शब्द में जो प्रत्यय लगाते थे, कोल प्रत्यय का प्रयोग नदी के नामों में किया जाता है। यानी उत्तराखंड में अभी भी वर्तमान समय में हम नदियों का जो नाम लेते हैं उसमें क्या है, कोल जाति के जो शब्द हैं उनमें जो कोल जो नदी के लिए जो प्रत्यय यूज करते थे वो हम अभी भी यूज करते हैं, जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट है डा, गाड़, गढ़, घाट, गढ़, डा और दा। आपने देखा होगा हम अभी भी नदियों के लिए जो नाम प्रयोग करते हैं वो कौन सा प्रयोग करते हैं, गाड़ या फिर गढ़ गधेरा, ऐसे नाम प्रयोग करते हैं। तो इससे यह जानकारी मिलती है कि अभी भी कोल जो जाति थी, कोल जाति का जो भाषा थी उसका अभी भी प्रभाव हल्का फुल्का हमारे वर्तमान राज्य में जो भाषा है, गढ़वाली भाषा है, कुमाऊनी भाषा है, उसमें अभी भी हल्का फुल्का क्या है उनकी भाषा का हमें प्रयोग दिखता है। इसके अलावा जो कोल थे ये दिखने कुरूप व भद्दे थे। जो कोल जाति के लोग थे ये दिखने में कुरूप एवं भद्दे दिखते थे। दिखने में कुरूप एवं भद्दे थे। इसके अलावा पुरा साहित्यिक ग्रंथों में इन्हें मुंड या फिर शबर नाम से जाना गया है। जो पुरा साहित्यिक ग्रंथ हैं हमारे, उनमें जो कोल हैं, कोलों के लिए जो शब्द प्रयोग किया गया है वह है मुंड या फिर सबर। इसके अलावा जो कोल थे ये प्रकृति पूजक, जो कोल जाति के लोग थे ये प्रकृति पूजक एवं कोल प्रकृति पूजक थे। यानी जो कोल जाति के लोग थे ये क्या करते थे, प्रकृति की पूजा करते थे, जैसे पेड़ पौधों को पूजना, सूर्य की पूजा करना, इसके अलावा नाग पूजा करना। ये क्या थे, प्रकृति पूजक थे, पूजक। इसके अलावा नाग पूजा, लिंग पूजा आदि क्या थे, वे प्रमुख थे। इस हिसाब से माने तो जो भी हमारे पास प्रकृति द्वारा, प्रकृति की जो देन है उसकी ये लोग क्या करते थे, पूजा करते थे। जैसे कि आपका हम देखें सिंधु घाटी सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता भी एक क्या थी, प्रकृति पूजक सभ्यता थी। तो उसी तरह कोल भी क्या थे, आपके प्रकृति पूजक थे। इसके अलावा कोलों में कुमार कुमारी प्रथा प्रचलित थी। कोलों में कुमार कुमारी प्रथा प्रचलित थी और जो ये कुमार कुमारी प्रथा थी इस पे भूटांतिक प्रभाव दिखता है। यानी जो कोलों की कुमार कुमारी गृह सामाजिक प्रथा थी, ये क्या है,
जो कुमार कुमारी गृह या फिर कुमार कुमारी जो प्रथा है, आपसे ये पूछा जाए कुमार कुमारी प्रथा किस जाति में या किस में प्रचलित थी, तो ये किस में थी, कोलों में प्रचलित थी। और अगर ये पूछा जाए कुमार कुमारी प्रथा, कोलों की कुमारी प्रथा पर किसका प्रभाव दिखता है, तो यहाँ पे दिखता है भूटांतिक क्षेत्र या फिर जो तिब्बत का एरिया है उसको हमारे गढ़वाल क्षेत्र में या फिर उत्तराखंड में भूटांतिक क्षेत्र कहा गया है। इसके अलावा जो कोलीय जाति के लोग थे, ये लोग नेपाल में भी रहते थे, जहाँ पे नेपाल में कोलीय गणतंत्र की हमें जानकारी मिलती है। इसके अलावा नेपाल में कोलीय गणतंत्र की जानकारी प्राप्त होती है। यानी जो कोल जाति के लोग थे ये उत्तराखंड के अलावा क्या थे, नेपाल और हिमाचल प्रदेश जो ऊपर पर्वतीय क्षेत्र जितना है, हमने बात की उत्तर भारत का लगभग पूरा क्षेत्र जितना है उसमें कोल जाति का निवास हुआ करता था। तो ये लोग जो कोल लोग नेपाल में शासन कर रहे थे, तो वहां पे क्या थी, एक तो गणतंत्रात्मक शासन था और उसको क्या कहा गया है, कोलीय गणतंत्र की हमें क्या क्या जानकारी मिली है। इसके अलावा जो हमने बात की उत्तर भारत की सबसे पुरा प्रजाति के बारे में, तो ये कहा है शिव प्रसाद डबराल चारण ने, यानी शिव प्रसाद डबराल चारण के अनुसार कोलीय जो जाति है ये उत्तर भारत की सर्वाधिक या सबसे पुरा प्रजातियों में से एक है। इसके बाद कोलों के बाद उत्तराखंड पे या फिर उत्तर भारत में जो आधिपत्य हुआ है वो हुआ है किरातों का। कोलों के बाद उत्तराखंड पे जो आधिपत्य किया है वो किया है किरातों ने। किरात पहला था आपका, मैं लिख देता हूं, पहला था कोल, दूसरे नंबर पे आए किरात। पहले नंबर पे उत्तराखंड पे जो शासन करने वाली जाति थी वो थी कोल, और उसके बाद उत्तराखंड में जो शासन करने वाली जाति आई वो आई किरात, जिन्हें किर या फिर किर पुरुष या किन्नर आदि नामों से भी जाना गया है। किर पुरुष, किन्नर आदि नामों से भी जो किरात है, किरातों को जाना जाता है। इसके अलावा जो हमारा स्कंद पुराण है, स्कंद पुराण में किरातों को भिल्ल नाम से जाना गया। भिल्ल नाम से जाना गया, यानी जो स्कंद पुराण है, स्कंद पुराण में उत्तराखंड या फिर उत्तर भारत में किरातों के आधिपत्य की जो जानकारी मिलती है, तो इनके लिए जो नाम प्रयोग किया गया वो है भिल्ल। और इसके अलावा इनकी जो भाषा थी वो थी मुंडा। किरातों की जो भाषा थी वो थी मुंडा। अब देखो, अगर सिर्फ मुंड पूछा जाए, मुंड किसको कहा गया, तो कोल को मुंड नाम से जाना गया। जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा, कोलों को मुंड नाम से या फिर सबर नाम से जाना गया। वहीं जो मुंडा भाषा है वो किसकी है, आपकी किरातों की है। इसके अलावा इनके स्कंद पुराण में ही इनके एक प्रमुख भोजन की जानकारी मिलती है। जो किरात थे, किरातों का जो प्रमुख भोजन था वो था सत्तू। सत्तू जो है किरातों का एक प्रमुख भोजन हुआ करता था। इसके अलावा जो किरात थे ये भ्रमणकारी एवं पशुपालक जाति के लोग थे। किरात जो है भ्रमणकारी एवं पशुपालक जाति के लोग थे। भ्रमणकारी एवं पशुपालक थे। किरात जो है भ्रमणकारी एवं पशुपालक थे। इसके अलावा इन्होंने शिव के झंडे के तले, किरातों ने शिव के या फिर अपने आराध्य शिव के
झंडे के तले अर्जुन से युद्ध लड़ा था। किरातों ने जो है शिव के या फिर अपने नेता अपने नेता शिव के झंडे तले अर्जुन से क्या है युद्ध लड़ा था। और जो अर्जुन के साथ इन्होंने युद्ध लड़ा था उस क्षेत्र को जाना जाता है शिव प्रयाग के नाम से। यह क्षेत्र था शिव प्रयाग। आपसे ये पूछा जाए शिव प्रयाग में अर्जुन से किस जाति के लोगों ने युद्ध लड़ा था, तो ये लड़ा था आपका किरात जाति के लोगों ने। इसके अलावा बाणभट्ट की कादंबरी में जो किरात हैं, किरातों के होने की पुष्टि मिलती है, या फिर बाणभट्ट की कादंबरी में भी किरातों का उल्लेख मिलता है। बाणभट्ट की कादंबरी में किरातों का उल्लेख या फिर उत्तराखंड के क्षेत्र में किरातों के होने की पुष्टि मिलती है, तो वो मिलती है कहां से? बाणभट्ट की कादंबरी में। इसके अलावा कालिदास की एक रचना है रघुवंश काव्य। कालिदास की रघुवंश काव्य में भी किरातों का क्या है उल्लेख मिलता है। इसके अलावा जो जॉर्ज ग्रियर्सन है, जॉर्ज ग्रियर्सन किरातों को उत्तराखंड की सर्वाधिक पुरा प्रजाति मानते हैं। जबकि हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा शिव प्रसाद डबराल चारण ने क्या कहा, कोल जो है उत्तराखंड की या फिर उत्तर भारत की सबसे पुरा प्रजाति है। वहीं जो जॉर्ज ग्रियर्सन है वो मानते हैं किरात जो है उत्तराखंड पे निवास करने वाली या उत्तराखंड में निवास करने वाली सबसे पुरा प्रजाति है। वैसे जो शिव प्रसाद डबराल चारण है उनका जो कथन है उसको ज़्यादा मान्यता दी गई है। अगर आपसे ये पूछा जाए उत्तराखंड में निवास करने वाली पहली जाति कौन सी है, तो वो है आपकी कोल है। तो आप इस पॉइंट को छोड़ दें। बस अगर आपसे ये पूछा जाए ग्रियर्सन के अनुसार उत्तराखंड में निवास करने वाली पहली प्रजाति कौन सी है, तब आपका क्या आ जाएगा? किरात आ जाएगा। और अगर सिर्फ ये पूछा जाए उत्तराखंड में निवास करने वाली प्रथम प्रजाति कौन सी है या पहली जाति कौन सी है, तो वो है आपकी कोल। कोलों के अलावा दूसरा है कोलों के बाद यहाँ पे किरात आए, और किरातों के बाद यहाँ पे उत्तराखंड पे आधिपत्य किया खसों ने। या फिर यहाँ पे तीसरी प्रजाति कौन सी आई? तीसरी प्रजाति आई आपकी खस। कोलों को यहां से पराजित करके किरातों ने पीछे धकेल के अपना आधिपत्य स्थापित कर दिया। उसके बाद किरातों को पराजित करके खसों ने अपना आधिपत्य कर दिया। इसके साथ ही जब उत्तराखंड पे या फिर भारत पे अंग्रेजों का आधिपत्य होता है, तो 1885 में अंग्रेज खसों को शूद्र वर्ग में डाल देते हैं। खसों को 1885 में अंग्रेजों द्वारा क्या कर दिया जाता है? शूद्र घोषित कर दिया जाता है। जैसे कि आप लोग जानते होंगे हमारा जो समाज है 4 वर्णों में बटा है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये हमारा समाज
वैदिक काल से चार भागों में या चार वर्णों में विभाजित है। तो जो खस जाति के लोग हैं 1885 में अंग्रेजों ने क्या है खसों को शूद्र वर्ग में डाल दिया या शूद्र वर्ग में शूद्र घोषित कर दिया। इसके अलावा महाभारत के सभा पर्व में हमें खसों के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त होती है। महाभारत के सभा पर्व के अनुसार महाभारत के सभा पर्व के अनुसार खसों ने कौरवों की ओर से महाभारत का युद्ध लड़ा था। जो महाभारत का युद्ध हुआ था तो महाभारत के युद्ध में जो खस जाति के लोग थे उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था, लेकिन उन्होंने किसकी ओर से पार्टिसिपेट किया था? तो ये किया था कौरवों की ओर से। महाभारत के युद्ध में खसों ने अपना पार्टिसिपेशन दिया था, जिसमें इसके अलावा राजशेखर की काव्य मीमांसा में खसों की कुछ जानकारी प्राप्त होती है, जिसमें राजशेखर के काव्य मीमांसा में हमें यह जानकारी प्राप्त होती है कि जो कार्तिकेयपुर क्षेत्र है में खसाधिपति का शासन था। जो राजशेखर की काव्य मीमांसा है उसमें यह जानकारी मिलती है कि जो कार्तिकेयपुर का जो क्षेत्र है वहां पे किसका शासन चल रहा है? तो वहां पे खसाधिपति का शासन चल रहा है। इसके अलावा जो खस हैं, खसों में कुछ प्रथाएं प्रचलित थी, जिसमें पहली थी घर जमाई प्रथा। घर जमाई प्रथा के अलावा इनमें एक और प्रथा प्रचलित थी जिसे कहते हैं नर बलि, यानी भगवान को खुश करने के लिए नर बलि और पशु बलि दी जाती थी। नर बलि प्रथा, पशु बलि प्रथा, ये जो प्रथाएं थी ये खसों में प्रचलित थी। इसके अलावा दो और प्रथाएं खसों में प्रचलित थी। एक को कहते हैं झटेला प्रथा और दूसरी है टेकवा प्रथा। जो झटेला प्रथा है ये क्या है? यदि किसी स्त्री का पति मर जाए और वह दूसरी शादी कर ले तो पहले पति से प्राप्त पुत्र क्या कहलाता था? झटेला कहलाता था। यानी यदि किसी स्त्री का पति मर जाए और वो दूसरी शादी कर ले तो जो पहले पति था उसके साथ उसका जो पुत्र हुआ था तो वो पुत्र क्या कहलाता था? झटेला कहलाता था। और जो टेकवा प्रथा है, टेकवा प्रथा में किसी स्त्री का पति मर जाए तो वह अन्य किसी पुरुष को अपने घर में रख सकती थी। यानी किसी स्त्री का पति मर जाए, किसी कारणवश उसका पति मर जाए तो वह क्या कर सकती थी? किसी अन्य पुरुष को अपने घर में रख सकती थी। यह प्रथा क्या कहलाती थी? टिकवा प्रथा या फिर टेकवा प्रथा। इसको एक और नाम से जानते हैं, इसको कहते हैं
टिकवा या फिर टेकवा प्रथा। वहीं जो झटेला प्रथा थी, तो पुराने पति से प्राप्त पुत्र को झटेला कहा जाता था। इसके अलावा जो खस लोग थे, खस अपनी ज्येष्ठ पुत्री को मंदिर में दान कर देते थे। जो खस लोग थे वो क्या करते थे, अपनी ज्येष्ठ पुत्री जो उनकी सबसे बड़ी पुत्री होगी, तो उसको क्या कर देंगे, मंदिर में दान कर देते थे, जिसे कहा जाता है देवदासी प्रथा। जो देवदासी प्रथा है, ये भारत के इतिहास में जब आप पढ़ोगे तो वहां भी आपको मिलेगी। तो जो देवदासी प्रथा है, ये क्या है, उत्तराखंड में खसों में भी प्रचलित हुआ करती थी। इसके अलावा उत्तराखंड में सर्वाधिक बौद्ध धर्म का प्रचार खसों के समय हुआ। उत्तराखंड के क्षेत्र में बौद्ध धर्म का जो प्रचार प्रसार हुआ, वो क्या हुआ, सर्वाधिक जो प्रचार प्रसार हुआ, ये क्या हुआ, खसों के समय में हुआ। ये थी आपकी उत्तराखंड में सीक्वेंस वाइज निवास करने वाली कुछ जाति या पूरा प्रजातियां। इसके अलावा जो भूटांतिक क्षेत्र है, जो तिब्बत से लगा हुआ क्षेत्र है, वहां पे एक जाति निवास करती थी जिसे कहा जाता है सौका जनजाति। जो सौका जनजाति है, ये क्या है, आपके तिब्बत से लगे हुए क्षेत्र में निवास किया करती थी। और जो ये लोग हैं, आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था कि 1962 तक कौन सी जाति तिब्बत के साथ व्यापार करती थी। तो इसका उत्तर था आपका सौका जाति। जो सौका जाति है, वे तिब्बत से सटे हुए क्षेत्र में निवास करती थी और ये लोग तिब्बत के साथ अपना क्या करते थे, व्यापार किया करते थे। और ये व्यापार उनका 1962 के जो भारत पाकिस्तान वॉर, भारत चीन युद्ध था, तो तब तक चलता था। हालांकि भारत चीन युद्ध के बाद ये क्या कर दिया, इनको, इस जाति का तिब्बत के साथ व्यापार को समाप्त कर दिया गया। इसके अलावा जो सौका जाति थी, इसमें एक प्रथा चलती थी, रंग भंग की प्रथा। जो रंग भंग प्रथा है, ये किस जाति में प्रचलित थी, तो रंग भंग की प्रथा जो है, ये किस में प्रचलित थी, सौका जाति के लोगों में। तो उत्तराखंड की पूरा प्रजातियों में इतना ही है। इसके अलावा जो गढ़वाल क्षेत्र है, इसमें जो प्रशासन है, लगभग 1000 ईस्वी पूर्व तक ऐसे ही चलता रहा। अलग अलग प्रजातियां इसमें आती रही, निवास करती रही। लेकिन 1000 ईस्वी से 3 AD तक ईस्वी तक ऐसे ही सब कुछ चलता रहा। लेकिन 1000 BC से 3 AD तक उत्तराखंड में एक राजवंश स्थापित होता है, जिसे कहते हैं कुड़िंद राजवंश। कुड़िंद राजवंश यानी लगभग 1000 ईस्वी तक हमारे पास कोल, किरात, खस ऐसी ही कुछ पुरा जातियां थी जो इस क्षेत्र में निवास कर रही थी। लेकिन 1000 ईस्वी से लगभग 1000 ईस्वी से हमें एक राजनीतिक शक्ति के बारे में पता चलता है, जिसका नाम है
कुड़िंद राजवंश। जो कुड़िंद राजवंश है इसके बारे में जो हमें जानकारी प्राप्त होती है वो बहुत सारे स्रोत हैं जिनसे हमें कुड़िंद राजवंश की जानकारी प्राप्त होती है, जिसमें सबसे पहले है साहित्यिक स्रोत कुड़िंद राजवंश, जिसमें है हम देखते हैं कुड़िंद राजवंश में जानकारी के स्रोत। जानकारी के स्रोतों में पहला है साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोतों में अगर हम देखें तो साहित्यिक स्रोतों में जो कुड़िंद राजवंश है इसकी जो जानकारी है हमारे जितने भी धर्म ग्रंथ हैं जिसमें रामायण, महाभारत, इसके अलावा अष्टाध्यायी, अर्थशास्त्र, मार्कंडेय पुराण, विष्णु पुराण, गरुड़ पुराण, ब्रह्म पुराण आदि में क्या है हमें कुड़िंद राजवंश की जानकारी मिलती है। महाभारत, रामायण, अष्टाध्यायी, अर्थशास्त्र, ब्रह्म पुराण, विष्णु पुराण, मार्कंडेय आदि जो ग्रंथ हैं इनमें हमें इनकी जानकारी मिलती है। इसके अलावा पुरातात्विक स्रोतों में, इसके अलावा साहित्यिक स्रोतों के अलावा हमें इनके पुरातात्विक स्रोत भी प्राप्त होते हैं जिनमें है कुड़िंद कालीन मुद्राएं। हमें जो पुरातात्विक स्रोत हैं, पुरातात्विक स्रोतों में जो कुड़िंदों की जो जानकारी मिलती है ये मिलती है कुड़िंद कालीन मुद्राओं की, यानी जो कुड़िंद का जो यहाँ पे आधिपत्य था तो उस समय यहाँ पे जो कुड़िंदों के समय जो मुद्राएं प्रचलित थी तो हमें कई क्षेत्रों से कुड़िंद कालीन कुछ मुद्राएं प्राप्त हुई, तो जिसके आधार पे हमने यह निष्कर्ष निकाला कि इस क्षेत्र में कुड़िंदों का आधिपत्य रहा होगा या फिर कुड़िंदों का शासनकाल रहा होगा। तो हम इस वीडियो में इतनी ही बात करते हैं। कल हम स्टार्ट करेंगे या फिर नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कुड़िंद राजवंश के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो अपने दोस्तों को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।